नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी मिशन मोड पर चल रही बीजेपी को लेकर। कुछ हफ्ते बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा, लिहाजा बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। पार्टी बैठक पर बैठक कर आगे की रणनीति तैयार कर रही है, तो महिला मोर्चा समेत अन्य मोर्चों को भी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं और प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। इधर कांग्रेस राहुल की तैयारियों के स्वागत सत्कार के लेकर जुटी हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी की तैयारी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी और बीजेपी की एडवांस तैयारी के पीछे उसकी क्या रणनीति है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की बारी, बीजेपी की जोरदार तैयारी। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपनी रणनीति को और धार देना शुरू कर दिया है। संगठन लेवल पर लगातार बैठकें कर कैसे हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय भी खोलना शुरू कर दिए हैं। इंदौर और भोपाल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी बीजेपी अब पीएम मोदी के चेहरे को जनता के बीच ले जाने के लिए तैयार है और जल्द ही वो चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के कार्यालय लगभग सभी कार्यालय खुल चुके हैं। कुछ लोकसभाओं के रह गए हैं, तो वो अभी 1-2 दिन में सभी लोकसभाओं के पूर्ण हो जाएंगे। लगातार अभियान, कार्यक्रम और अन्य प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तमाम प्रकार के अभियानों का केंद्र यह कार्यालय बन रहे हैं। तैयारियां जोरों पर है, बूथ की तैयारियां भी और लोकसभा के स्तर पर सभाओं की तैयारियां भी भाजपा की हो चुकी हैं और आने वाले समय में वो तैयारियां के परिणाम भी सामने दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। इधर बीजेपी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनावी मैदान में उतर आई है, तो वही कांग्रेस में अभी टिकट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों में उलझी हुई दिख रही है। हालांकि बीजेपी की तैयारियों पर उसकी नजर है और वो इस पर निशाना साध रही है। भाजपा जो है राजनीतिक दल कम और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी ज्यादा हो गई है। अभी जिस चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया, 2700 रुपए किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं पर देना है, लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रति माह देना है, हर घर से एक युवा को रोजगार देना है, ये सब वादों को पूरा करने के बजाय वो चुनाव ही तो लड़ती है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए कोई काम कर रही हो तो बताइए। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में माहिर है। फिर चाहे बात विधानसभा चुनाव की करे या लोकसभा चुनाव की, वो तैयारियों में कांग्रेस से 4 कदम आगे ही रहती है। लिहाजा इसका फायदा भी उसे मिलता है और एक बार फिर उसने यहाँ महिला मोर्चा को जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा दिया है। तो अब चुनावी कार्यालय खोलकर प्रचार प्रसार का शंखनाद भी करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट, हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका। और अभी जहां एक तरफ तो विपक्षी दल में ये पता नहीं चल रहा कि कौन किसके साथ लड़ेगा, और बीजेपी ने तो मध्य प्रदेश में चुनावी कार्यालय खोलना शुरू कर दिए। यानी उम्मीदवार कोई भी हो, उनको पता है कि तैयारी अपनी पूरी रखो और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आ रही फिलहाल? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा कि अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि वो सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है। भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता के लिए ही तो राजनीति करती है, और राजनीति का मतलब ये होता है कि राज्य के लिए जो नीति बनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये तय कर लिया है कि इस बार वो 400 के पार जाने वाली है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने का उन्होंने संकल्प ले लिया है, और जब इतना बड़ा संकल्प है तो उसकी तैयारी भी निश्चित तौर पर बहुत तेजी से चल रही होगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि एक चुनाव खत्म होता है और वो दूसरी चुनाव की तैयारी में जुड़ जाती है। आप देखिए कि विधानसभा के चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी।
अभी जैसा कि कहा जा रहा है कि मई में चुनाव होंगे, तो अभी 3 या 4 महीने हैं। उसके बावजूद जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है और शुरू कर दी है, कार्यालय खोल दिए हैं, तमाम तरह की चीजें लोगों तक पहुंचाने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये तो उनकी एक स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है और यही कारण है कि वो हमेशा कांग्रेस से भारी पड़ते हैं। कांग्रेस की जहां तक स्थिति है, कांग्रेस में अभी आपने देखा होगा कि नया अध्यक्ष बनाया गया है, वो अभी तमाम जिलों में जा भी नहीं पाए, अपनी बात भी नहीं कह पाए। इधर आपस में झगड़े झंझट चल रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है। वो तो अपने क्षेत्र में कह रहे हैं, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है। ये देखिए, कांग्रेस की दिक्कत ये है ना कि उसमें जो विधानसभा में जो उसकी हार हुई है, उसमें उसको लेके उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में, तमाम लोगों में निराशा का भाव है। अब वो सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है कि हम निराश हैं, ये बताते कि नहीं हम तो जनता की बात कर रहे हैं। जनता आपकी बात सुन कहाँ रही है? वो शायद उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हुए ना कि चलो जो हमारा राइवल था या प्रतिद्वंदी था उसके समर्थक हार गए या वो खुद हार गया। नहीं, वो ठीक है कि देखिए चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का बहुमत मिला विधानसभा में, वो तो कांग्रेस के लिए और खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्याशित था। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि हम सरकार बना लेंगे, 130-135 के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन जब 163 तक पहुंच गए तो वो खुद आश्चर्यचकित थे। अब उसमें बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनमें इतना बहुमत दिलाया है, लेकिन कांग्रेस के संग प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वो अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा। अभी आपकी वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही है, उसकी तैयारी करे जीतू पटवारी, कि पैसा इकट्ठा करे पार्टी के लिए, कि लोकसभा की तैयारी करे। अब दिक्कत ये है कि आपके पास तो लोकसभा के प्रत्याशी भी नहीं है, क्योंकि तमाम जगह पे तो आपके लोग जो हार चुके हैं। अब इस पे भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि हारे हुए प्रत्याशी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अब जो विधानसभा का चुनाव हार गए, उनमें से आप लोकसभा के लिए उम्मीदवार तय करने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति विधानसभा नहीं जीत पाया, वो लोकसभा कैसे जीत पाएगा? ये तो हमने लंबा उदाहरण देखा है ना, जैसे ग्वालियर का ही है कि 3-3 बार अगर अशोक सिंह चुनाव हार रहे हैं तो पार्टी टिकट दे देती, रामनिवास रावत है, अजय सिंह है। लेकिन प्रभु जी एक और चीज़ है कि ये कहते हैं कि जो चतुर्बनिया होता है वो खाली नहीं बैठता, खाली समय वो बाट तराजू तोलता रहता, अभ्यास बना रहे। बीजेपी शायद उसी स्थिति में आ गई। हम देखते हैं कि संकल्प यात्रा का अभी कोई काम नहीं है तो पार्टी कार्यालय खोल लिए जाएं, नीचे तक की जमावट तैयारी कर ली जाए, जो मोर्चे हैं जो फ्री हैं, जिनका हमने देखा था विधानसभा में कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं आता, उनको लोकसभा में झोंक दिया जाए। देखिए मनोज जी, लंबे समय तक कांग्रेस देश में सत्ता में रही है और बीजेपी ने यदि उसमें कांग्रेस को पीछे करके अपनी जगह बनाई है तो निश्चित तौर पर उसकी जो तैयारी, उसकी जो रणनीति है, उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी चतुर्बनिया की तरह ही है। वो पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है, पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करती है। जैसे ही चुनाव जीतते हैं, विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, तो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी की शुरू हो जाती है। अभी हम देख लें, अभी इसी लोकसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, प्रत्याशियों के नाम मंगाए जा रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। जो उन्होंने पर्यवेक्षक भेजे थे उन्होंने जगह जगह से नाम निकाले हैं कांग्रेस में, उसको लेकर कैंडिडेट कौन होगा उसकी बात हो रही है। बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी में कैंडिडेट की कोई बात नहीं कर रहा है। बीजेपी ने 10% वोट बढ़ाने की बात रखी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 58% वोट मिला था बीजेपी को, वो बढ़ा के 10% आगे बढ़ाना चाह रही है, 68% तक ले जाने की कोशिश कर रही है। वो उसके लिए वो अपने तमाम बड़े नेताओं को गांव-गांव तक उतार रही है। उनको कह रहा है 24 घंटे गाँव में रहिए, आप लोगों से मिलिए, भाषण मत दीजिए, वहाँ पे इंटरेक्ट कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनका निराकरण कीजिए। और साथ में एक टारगेट और है बीजेपी का कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो स्थापित लोग हैं, जो जरा से भी सक्षम है उस क्षेत्र में, ये गांव में, पंचायत में, जिले में, उनको बीजेपी में लाने की कोशिश कीजिए आप उनको। जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अभी ओंकार सिंह मरकाम को जो ऑफर दिया था मंच से, बिल्कुल वो ऑफर यही था। वो यही बीजेपी की नीति है कि एक तरीके से, हर तरीके से वो जो साम दाम दंड की नीति है, हर तरीके से वो चुनाव का मैनेजमेंट अपने आप को आगे रखना चाहती है। बीजेपी का चुनाव लड़ेगा, उनका सिंबल कमल का निशान, कैंडिडेट कोई भी हो। शंकर लालवानी जो पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीते, किसी को उम्मीद थी क्या कि ये स्थिति होगी? लेकिन वो कमल के सिंबल पर उनको वोट मिला। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल से चुनाव लड़ी, उनका नाम ही नहीं था पहले प्रत्याशियों की सूची में जो पार्टी के उसमें, केपी यादव ने जो चौंकाया, केपी यादव ने चौंकाया। तो बीजेपी में वो अपने सिंबल को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक भेजते हैं, घर घर तक पहुंच बनाते हैं, अपनी रीति नीति से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन कांग्रेस में उल्टा होता है। कांग्रेस को जो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस को वो काम अपने लिए करना चाहिए, तो कांग्रेस में ऐसी कोई तैयारी अभी जमीनी धरातल पर नहीं दिख रही है। वो केवल वो प्रत्याशी चुन रहे हैं। बीजेपी में कमल का निशान जो उनका सिंबल है वो चुनाव लड़ेगा, तो कांग्रेस में एक एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, उनका सिंबल चुनाव नहीं लड़ता। शायद यही वजह है कि बीजेपी आगे बढ़ती, लगातार मध्य प्रदेश में लोकसभा के जो चुनाव उसमें ज़्यादा सीटें जीतती रही है, और वही बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी अपने आप को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस पीछे धकेलती जा रही है। तो ब्रजेश जी, आगे और पीछे का ये खेल है, हम देख सकते हैं कि डाल डाल पात पात वाला, लेकिन कहने को है, लेकिन कांग्रेस का डाल पे भी नज़र आ रही है, पात तो छोड़ दीजिए। क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो तैयारी, जो प्रभु जी ने कहा, चैतन्य जी ने भी कहा है कि तैयारियों के लेवल पर पार्टी को जहाँ खड़ा होना था, कि सबसे बड़ी नीचे है आपकी पार्टी का, आपका बेस मजबूत हो। जिस कार्यकर्ता का आत्मविश्वास हिल गया है विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, फिर भले नेता कुछ भी कहें कि ईवीएम के कारण हो गया था, लाडली बहना के कारण हो गया था, तमाम सारी चीज़ें, और अब तो उसमें नई चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही। लाभार्थियों की संख्या और बढ़ गई मध्य प्रदेश में। हम देख रहे हैं आयुष्मान का दायरा बढ़ा दिया गया है, आशा कार्यकर्ता तमाम सारे जुड़ गए हैं, और जो बजट है और उसके बाद राम मंदिर। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है कि आप देखिए लगातार मुकाबले में दो दलीय है मध्य प्रदेश, दो दलीय व्यवस्था भी है हो। और उनका वोट बैंक है। कांग्रेस इसमें पहले मजबूत रही है, बीजेपी का कोई अपना वोट बैंक नहीं था। उसने वोट बैंक अपना किस तरह से हितग्राहियों के माध्यम से बनाया, नहीं तो कहा जाता था ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। और आप देखिए कि उसने लगातार अपने वोट बैंक में इजाफा कैसे किया। उसने उसी वोट बैंक को काटा ना जो बीजेपी का हुआ था, या खिसक के बसपा में चला गया था, समाजवादी पार्टी में चला गया था, तो उस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की है। वो लगातार उसको में इजाफा करने की दिशा में कदम बढ़ाती चली जाती। कांग्रेस इसी तरह से चुनाव लड़ती रही है मनोज जी, कोई नया नहीं है उसमें, लेकिन समय के साथ आपको बदलना होता है। लेकिन वो बदलाव नहीं कर पा रही है। वो जिस तरह से नेताओं पर आधारित थी, छत्रपों पर आधारित थी, आज की तारीख में उसी पर आधारित है, लेकिन छत्रप भी खड़े नहीं कर पा रहे। जो पहली पंक्ति के नेता हैं, चाहे कमलनाथ जी हों, आज की तारीख में मध्य प्रदेश में हम मान लें, चाहे दिग्विजय सिंह, क्या इन्होंने सेकंड लीडरशिप खड़ी की है? नहीं की। आप देखिए उससे पहले जाइए अर्जुन सिंह के दौर में, तो उन्होंने इतनी लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप खड़ी कर दी थी कि जिसकी वजह से कांग्रेस मजबूत थी। तो कांग्रेस की जो ताकत है आप उसको संगठन से नहीं तोल सकते। यदि बीजेपी से तुलना करोगे तो वो हमेशा फिसड्डी दिखेगी आपको, क्योंकि बीजेपी मिशन मूड में रहती है, संगठन उसका मजबूत है, वो संगठन की दम पर चुनाव लड़ती है, और कांग्रेस अपने नेता की दम पर लड़ती है। मुकाबला दोनों दलों में है, तो कंपैरिजन तो उन्हीं के बीच करेंगे निश्चित होगा, लेकिन दोनों की कार्यशैली अलग अलग है। अब कांग्रेस कोशिश करती है कि वो बीजेपी बन जाए, तो उसको संगठन मजबूत करना होगा, तो कैसे करेगी? उसके पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं है। जो कार्यकर्ता आपको संगठन के लिए गढ़ना होंगे ना, तो इसमें कई दशक बीत जाएंगे आपको। बीजेपी ऐसे ही आज खड़ी नहीं हो गई है, वो अपने कार्यकर्ता को गढ़ती रही जो संगठन के लिए वफादार होता है, किसी नेता के लिए नहीं। और पार्टी कांग्रेस में हम बात करते हैं तो वो नेता का वफादार होता है, नेता छोड़कर जाता है, उसका कार्यकर्ता चला जाता है। तो दोनों में अलग अलग व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था कमजोर क्यों है? तो मैंने बताया कि आप क्षेत्रीय छत्रप आपके कमजोर हैं, कमजोर हो गए, तो आपके पार्टी कमजोर हो गई। कांग्रेस देश में कमजोर क्यों हो गई? कांग्रेस को तो अपनी बीमारी भी पता है, उसका इलाज भी पता है, लेकिन वो क्या सर्जरी की जगह कॉस्मेटिक सर्जरी से काम चला रही ना, शायद इसलिए ये एक बड़ी बात है कि कांग्रेस को अपनी बीमारी पता है लेकिन इलाज नहीं कर रही। उसके कार्यकर्ता यदि विधानसभा चुनाव के बाद से निराश हैं, हताश हैं कि हम हार गए हैं, तो उनकी हताशा दूर करने पर कोई कदम नहीं उठा रही, बल्कि वो कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हार गए। यदि आप यही बात अपने कार्यकर्ताओं को बार बार कहोगे कि साहब आप कितनी भी मेहनत कर लो, ईवीएम से वो जीत जाएंगे, तो उनकी हताशा दूर होगी क्या? निश्चित तौर पर वो कहेंगे हमारे मेहनत करने से क्या जाता है भाई, मेहनत कितनी भी कर लें वो तो ईवीएम से जीत जाएंगे। तो ये कांग्रेस के नेताओं को चाहिए, लीडरशिप को चाहिए कि उनकी हताशा कैसे दूर हो, उन मुद्दों को छूना चाहिए जो जनता की नब्ज पहचानते हो। अब कार्यकर्ता चाहता है कि राम मंदिर पे वो भी जयकारे लगाए, वो भी जाए, लेकिन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का इवेंट है, उससे किनारा कर लेंगे। तो जो कार्यकर्ता में निराश इसी बात पर आएगी ना कि वो चाहता है कि वोट किस तरह से मेरे जनता में के बीच में रहता है, उसको मालूम है कि माहौल कैसा है। तो चेतन जी, अगर कार्यकर्ता को चार्ज भी कर लिया तो कार्यकर्ता क्या चीज लेके जाएगा वोटर के पास कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए? ये भी एक समस्या है ना, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जो पिछले वादे अगर विधानसभा के नजरिए से हम देख लें तो वो पूरे नहीं किए उन्होंने, नया विजन नहीं है, नया कुछ ऐसा दे नहीं पा रहे हैं वो, कि क्या भरोसा करे उन पर वोटर? देखिए, कांग्रेस को तो सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हिंदू विरोधी सिद्ध कर दिया, और उसके पीछे वही कारण है जो उनके जो वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने जिस तरह से राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार किया था, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रफुल्लित थी। तो बहुत अच्छा हुआ उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और पूरे भारत में ये बात तय हो गई है, उन्होंने स्प्रेड आउट कर दी, उन्होंने बात फैला दी पूरी तरह से, लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी है कि ये राम विरोधी है।
अब ऐसी परिस्थिति में जब भगवान राम के प्रति बहुत जबरदस्त आस्था है पूरे भारतवर्ष की, ऐसी स्थिति में आप क्या मुंह लेके जाओगे? ठीक है कि प्रादेशिक नेतृत्व या स्थानीय नेता जो है वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि हम राम मंदिर जाएंगे, या होर्डिंग्स लगा रहे हैं भगवान राम की, लेकिन जो ऊपर से बात चली है, पार्टी कुछ कहती है और स्थानीय नेता हमने देखा है कि किस तरह से सचिन यादव चले गए अगले ही दिन वहां दर्शन करने के लिए, यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और केंद्रीय आलाकमान कुछ कह रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आपके एक व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपकी पूरी पार्टी को जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, अधीर रंजन चौधरी हो, जब ऊपर से ही ये सब अख्तियार हो गया तो बेचारे नीचे के जो नेता है वो कितनी ताकत लगा देंगे? तो ये एक जो और नहीं जाने के साथ साथ आप बयानबाजी भी कर रहे हो उसके खिलाफ, ये और बड़ा संकट है। ये उन्होंने अपने पैरों बहुत जबरदस्त रूप से खिलाड़ी मारी है। मुझे तो लगता है कि अपना पैर ही कटवा दिया है। ये समझना चाहिए पार्टी को कि भाई देश किस तरफ जा रहा है। धारा के खिलाफ आप खड़े अगर हो जाओगे तो कितनी देर तक धारा का मुकाबला कर पाओगे? एक तरफ जो राम का हो रहा है उसके आप खिलाफ खड़े हो रहे हो, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जिस तरह से 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, ये देखिए एक सीट की नकुलनाथ की, वो भी संकट में लगती है। हो सकता है कि वो इस बार चुनाव हार जाए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इनका फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात जो संगठन की बात है, ब्रजेश भाई ने सही कहा कि संगठन ही चुनाव लड़ाता है और संगठन ही पार्टी को सत्ता में पहुंचाता है। आपका संगठन तो शून्य है, आपके संगठन में कहीं कोई दिखाई नहीं देता कौन व्यक्ति है। दूसरा जो शीर्ष नेतृत्व के नेता है, प्रादेशिक नेतृत्व, वही घेटे पेटे नेता है, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, सज्जन वर्मा है, वही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया कि नए लोगों को ले आए। कभी मोहन यादव के बारे में कोई सोचता ही नहीं था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऊपर से लाके उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है और साहस भी करती है इन तरह के प्रयोगों को कि अगर हमको ये प्रयोग हमारा असफल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम सफल हो गए तो ये एक धारणा बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नए नए प्रयोग करती है। कांग्रेस में इस तरह की कोई स्थिति मुझे दिखाई नहीं देती है। और लेकिन भट्ट साहब, हमने देखा कांग्रेस ने भी प्रयोग किया था। राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा चुनाव के जरिए हम नए युद्ध को लेकर आएंगे सामने, उसको ही पंचर कर दिया उनके नेताओं ने, उसमें भी फिक्सिंग हो गई। देखिए सवाल की बात क्या है कि कांग्रेस के संग वही तो दिक्कत है ना कि ऊपर क्या कौन कह रहा है। वहां तो लोकतंत्र के नाम पे कहते जरूर है कि हमारी पार्टी बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं, वो पूरी तरह से अराजकता है। कोई भी कुछ कह रहा है, कोई भी बात कह रहा है। अब राहुल गांधी ने कहा था हम यूथ को लाएंगे, कुछ नहीं हुआ, वही घेटे पेटे चेहरे आ गए सामने। तो जनता भी देखना चाहती कि भाई आप उन्हीं लोगों को कहाँ तक आपोगे जो पार्टी को चला नहीं पा रहे हैं या जीत नहीं पा रहे हैं। चुनाव में अगर आप खड़े होना है, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और अगर आप चुनाव में जाते हैं तो आपको चुनाव जीतने के तमाम हथकंडे आना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। साम दाम दंड भेद जिस तरह की स्थिति है उसको सत्ता चाहिए और उसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो प्रभु जी, राम मंदिर बन गया है, सीए की सुगबुगाहट है कि उसके नॉर्म्स लगभग तय हो गए हैं। अब उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट चला गया और पूरे देश में तैयार होना है। एक और नई पिच बीजेपी ने तैयार कर दी और आगे पीछे हो सकता है 2-4 दिन में कांग्रेस खुल के उस पिच पे आने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि जयपुर लिटरेचर फेस्ट में आज फिर मणिशंकर अय्यर बोले ही हैं कि बीजेपी में इतना दम नहीं है कि वो पाकिस्तान से चर्चा कर सके। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ये मुद्दा फिर देश भर में गूंजे। तो बस बीजेपी के, मेरे को लगता है कांग्रेस ही मौके की तलाश में कि बीजेपी कुछ करे और हम उसके पीछे पीछे चल दें। कांग्रेस को बीजेपी की रणनीति को समझना होगा मनोज जी। बीजेपी कांग्रेस को अपने पिच पर लाकर खिलाना चाहती है। वही चाहे राम मंदिर का मामला हो, आमंत्रण ठुकराने वाला मामला हो, या यूसीसी का मामला हो, या सीए का मामला हो, तो वो जानबूझ के ऐसे मुद्दे क्रिएट कर रही है जहां कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि उनके मन में है कि हमको विपक्ष में रहने का मैंडेट मिला है तो विरोध का मैंडेट मिला है। आप याद कीजिए जब आधार कार्ड का जो कॉन्सेप्ट आया था तो बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी वालों ने उसका विरोध किया था। आधार कार्ड का संसद में भी विरोध किया और जब सरकार में आए तो सबसे पहले उसी को लागू किया। मनरेगा के लिए कहा तो प्रधानमंत्री ने सदन में और सबसे ज्यादा बजट तो ये जो विपक्ष की जो मानसिकता है कि उनको तो विरोध करने के लिए मैंडेट मिला है तो उनको हर चीज का विरोध करना। यहाँ कांग्रेस को रणनीतिक तौर पर सोचना होगा कि बीजेपी हमको कहाँ प्रोवोक कर रही है, वो कहाँ हमको ले जाना चाहती है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो अपने नेताओं को संभालना होगा, उनको सही ढंग से चीज़ों को, मुद्दों की बात करनी होगी। और जो चैतन्य जी ने कहा कि देश की जो एक धारा बह रही है उनको उस धारा को समझना होगा। उस धारा के विपरीत आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल पार लगेंगे नहीं।
तो आपको यदि पार लगना है तो धारा को समझना होगा, या तो अपनी नई धारा बनाइए बीजेपी की तरह, आप संगठन गढ़िए, आप सेवा दल को मजबूत कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कीजिए नीचे से गांव-गांव तक। जो सरकार की नाकामियां, चाहे राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है उसकी, या केंद्र की बीजेपी की सरकार की नाकामियां लोगों तक पहुंचाइए, यदि आपको मिलती हैं कोई नाकामियां वहां पर। तो एक तरीके से माहौल बनाइए आप, और उसके बाद फिर आप चुनाव मैदान में उतरिए। लेकिन कांग्रेस में होता उल्टा है कि वहाँ चुनाव नेता लड़ने जाते हैं, कार्यकर्ता पीछे पीछे चला जाता है। बीजेपी की पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है, नेता उनके यहाँ गौन रहता है। किसी को नहीं पता था कि शिवराज सिंह चौहान हटने के बाद मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। किसी को नहीं पता था कि केंद्र में कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। किसी को नहीं पता था कि केंद्र की पहली पंक्ति पर बैठने वाले नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। तो इस तरीके से बीजेपी नए लोगों को करने के साथ पुराने लोगों को भी इधर उधर करती है, नए प्रयोग रचती है। अब कल ही देखिए, कल मंत्रियों के लिए जो यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, जो नए मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको पुराने मंत्री काम करने का तरीका सिखाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से संस्कार और उनको कार्य कुशलता बढ़ाने का एक तरीका है बीजेपी का, जो वो लगातार चलती रहती है, इस पर काम करती। कांग्रेस में ऐसा कुछ होता नहीं है, वो केवल चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। तो लेकिन गुरु जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में, क्या आपको लगता है कि सारे नेता नासमझ हो गए हैं, या कुछ एक वर्ग ने उनको कैप्चर कर लिया है, जो चाहते हैं वो करते हैं? कांग्रेस नेता अपने लिए खुद गड्ढा खोदते हैं। कमेटी तो उनके यहाँ भी बनती है, पिछले लोकसभा चुनाव में हार की वजह से कमेटी बनी, लेकिन उसकी सिफारिशों पे अमल नहीं होता। जयपुर में बैठक करते हैं वो, और तय करते हैं कि यूथ को कैसे आगे लाएंगे, लेकिन अमल नहीं करते हैं, और 85 साल के खरगे को अध्यक्ष बना देते हैं। फिर कैसे सुधार होगा? देखिए ब्रजेश जी, ये तो हर जगह होता है। पार्टी की रीति नीति और सारी चीज़ें मजबूरियों को देखते हैं उस हिसाब से, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रैक है वो हिंदुत्व का ट्रैक है। बीजेपी समग्र हिंदू समाज के वोट बैंक के आधार पर सत्ता में आती है, बहुसंख्यक वोट उसकी तरफ जाते हैं। कांग्रेस जो है उसके पास, चूंकि अल्पसंख्यक शुरू से उसके साथ थे, बाद में छिटक गए कई राज्यों में, तो कांग्रेस का ये है कि जो हमारे पास है वो तो बचा रहे। तो उसको बचाने की कोशिश में जो नए को जोड़ना है वहाँ पर वो ध्यान नहीं दे पाती है, वहाँ पर ट्रैप में फंस जाती है। तो कांग्रेस को ये देखना होगा कि उनकी जो धारा है वो ठीक है, न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए न्याय की बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व में जो है जातिवाद का मुद्दा गर्म हो, और अलग अलग जातियों में बंटकर जब लोग वोट करने जाएंगे तो उसमें कांग्रेस को फायदा होगा। यदि वो जातिवाद से हट के राम के नाम पर वोट करने जाएंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो निश्चित तौर वैसा ही होना चाहिए ना, कि यदि वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे तो अपनी ही लाइन पे आगे बढ़ते। वो तो लेकिन साफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले जाते हैं। राहुल गांधी जनेऊ पहनने लगते हैं, ब्राह्मण बताने लगते हैं, कमलनाथ जी यहाँ पर बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, कांग्रेस कार्यालय में आपको गणेशोत्सव मनाया जाने लगता है। तो ये तो एक तरह से उल्टा ही हुआ ना। आप अपनी लाइन पर रहते तो एक समय हो सकता था कि आपकी तरफ ही रुख होता जनता का, लेकिन आप जब पाला बदल रहे हैं, किसी की नकल कर रहे हैं, तो बेहतर तो वही होगा ना जो पहले आगे चल रहा है। 80-20 का फर्क है। 80% जो बहुसंख्यक वोट बैंक है, जो बीजेपी, जिसमें ज्यादातर बीजेपी की तरफ जाता है, उसको खींचने का जतन है, तो उनको भी वो मजबूरी है, और जो 20% उसको बचा के भी रखना है। तो ये जो ऊहापोह है, शायद यही ऊहापोह कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन वो शायद जो नेपोलियन ने भी कहा था कि अगर आप एक ही एक दुश्मन से लगातार युद्ध लड़ते हैं तो अपना युद्ध कौशल उसको सिखा देते हैं, तो उन्होंने शायद बीजेपी को तो सिखा दिया है, लेकिन बीजेपी से कांग्रेस नहीं सीख पा रहे, जिसके कारण ये दुर्गति हो रही इस पार्टी की। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज जी यही स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बीजेपी से सीख ही नहीं रहे हैं कि बीजेपी ने क्या करना चाहिए। बीजेपी का जिस तरीके से संगठन मजबूत है, कांग्रेस वैसा संगठन नहीं बना पा रही, वैसे काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि आपकी ताकत तो वोट तो बूथ पे कार्यकर्ता खींच कर लाएगा ना, आम कार्यकर्ता। बीजेपी एक एक पेज का प्रभारी बना रही, पन्ना प्रभारी बना रही, जिसको 10 घर दिए गए हैं। वो 10 घरों की जिम्मेदारी लेता है, उन घरों तक पर्चे पहुंचाता है, चाची मामा चाचा भाई सारे रिश्ते बनाकर उनको वोट के लिए अपनी तरफ लेके जाता है। कांग्रेस में ऐसा कोई काम होता नहीं है कि नीचे तक संपर्क बनाया जाए। वहाँ तो दूसरा संकट है ना कि हर 10वें घर में दूसरे नेता का समर्थक कार्यकर्ता मिल जाएगा, जो कांग्रेस का कम और नेता का समर्थक ज़्यादा है फिलहाल। लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतनी जी आपका। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, और कांग्रेस ने जितने लंबे समय देश में राज किया है तो उनको शायद लगता है कि दादा ने घी खाया था तो पोता अपने आप पहलवान हो जाएगा, लेकिन अगर पोते को पहलवान बनना है तो पोते को भी घी खाना पड़ेगा। और इतनी सी बात शायद कांग्रेसियों को पता है, लेकिन उसको अमल में नहीं ला रहे हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।